अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर भी लोग पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात को लेके बड़े फ़िक्रमंद हैं, लेकिन हुकूमत वक्त के जिन्होंने 9 तारीख को बजट पेश किया, अब इस बात पर दरपे है कि इन मुश्किल हालात में इस शानदार बजट पर उनकी वाह वाह होनी चाहिए। अब होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान हमने देखा नाज़रीन के जिस रूसी तेल को लेके माजी की हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि शायद वो ला ही नहीं रही, या साथ में ये कहा जा रहा था कि रूसी तेल को रिफ़ाइन करने के लिए पाकिस्तान में कोई रिफ़ाइनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जब लंगर अंदाज हुआ है, एक बहरी जहाज़ इस तेल को लेके आया पाकिस्तान, तो इस इनकलाब से ताबीर किया गया है और कहा यह गया है कि इनकलाब बर्पा हो गया पाकिस्तान में कि रूसी तेल बिलाखिर आ गया है। और साथ में हमने देखा है कि 1995 में एक वायदा वस्ती एशियाई रियासतों के साथ हुआ था कि ज़मीनी रास्तों से ट्रेड होगी, और अब ख़बरें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान के कई ट्रक बरामदी सामान लेके उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दारकूमतों तक पहुँच चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठा लिया गया है। और साथ में अगर हम देखें नाज़रीन, तो दूसरी जानिब हुकूमत वक्त आज भी 9 मई के वाक़यात को लेके एक तरह से सीख पा है, और कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद मज़म्मत पेश की गई है और उसे मंजूर भी किया गया है 9 मई के वाक़यात को लेके। और एक बार फिर मुल्क के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बड़ी मनसूबा बंदी के साथ किया गया है। और दूसरी जानिब आज मौलाना फजल रहमान साहब भी मीडिया के सामने आए, और उनसे जब कई और सवाल होते हुए वहाँ पे एक सवाल ये भी हुआ कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जवाब बड़ा मुबहम था। उनका ख्याल था कि इसका ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन क्या इलेक्शन इस साल होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला अब पार्लिमान करेगी। और नाज़रीन, हमने देखा है कि कई एक माह के अरसे तक जेल में रहने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी बिलाखिर बाहर आए, और अब जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ है कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब, उनका फरमाना ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक डील के नतीजे में बाहर आए हैं, और लगता ही है कि वो भी जल्द तहरीक इंसाफ को अलविदा कह देंगे। और एक और पार्टी वजूद में आई नाज़रीन, हमने पिछले हफ्ते ज़िक्र किया IPP बनाने के बाद, गोया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने के बाद जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हो गए हैं, और बज़ाहिर तो बताया ये गया है कि वो इलाज की गर्ज से गए हैं, लेकिन साथ में ख़बरें कुछ ये भी आ रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो तवील अरसे से लंदन में क़याम पज़ीर हैं, उनसे मिलेंगे, और लगता ये है कि अब ये 2 जमातें मिल के पंजाब में बिलखुसूस इलेक्शन लड़ेगी। हमारे साथ इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए 2 ऑनेस्ट सेनेटर डॉक्टर हिमायू मोहम्मद साहब, सर आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सर, आपकी इजाज़त से मैं क्यों ना हुकूमत वक्त से शुरू करूँ। राना साहब, बार बार ये जो बात की जा रही है बजट पे, तो थोड़ा सा हम आपसे बात कर ही लेंगे, लेकिन आज भी करारदाद मज़म्मत मंजूर हुई कौमी असम्बली से, और मुल्क के वज़ीर दिफ़ा बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ 9 मई को प्लानिंग के साथ। तो सर, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कोई मनसूबा बंदी हो तो हम तो बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, पता चल जाता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएगा। लेकिन सर, ये पंजाब का दिल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के अंदर इतनी बड़ी मनसूबा बंदी हो रही थी, हुकूमत वक्त इससे बेखबर थी, और अगर बेखबर नहीं थी तो सर इसको रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। तो सर, कुछ इस पर सवाल होने नहीं चाहिए हुकूमत वक्त से, आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऐसी जो तवक्कुआत हैं सियासी जमातों से तो बिल्कुल भी नहीं थी, और पीटीआई से भी नहीं थी। लेकिन सर मनसूबाबंदी थी, आप कहते तवक्कुआत। नहीं, मैं तवक्कुआत ही कर रहा हूँ ना कि सियासी जमात जो हैं वो फौजी तनसीबात के ऊपर एक प्लानिंग के तहत हमला आवर हो जाएंगे, तो ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 9 मई का जो वाकया था, अब जो शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं, देखें, एविडेंस है कि लोगों को लोकेशंस दी गई कि आप यहाँ पहुंचे, हदायत दी गई कि आप इन 7, 8, 9 शहरों के अंदर जो फौजी तनसीबात के जो एरियाज थे, चाहे वो सरगोदा हो, लाहौर हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, बहावलपुर हो,
इन सब एरियाज में एक प्लानिंग के तहत इनको जो भेजा गया, तो अब ये एविडेंस सारी इकट्ठी हो गई है। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर बनता है कि अगर पहले क्यों नहीं जो है इन चीजों का पता चला, और अगर पता चल गया था तो क्यों नहीं रोका गया। देखिए, इस जमात को जो है और इसके लीडर को जब पुलिस सर्व करने गई नोटिसेस, तो वहां एक पूरा जो है इन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन की हुई थी जमान पार्क के आगे, और वहां धावा बोला गया पुलिस के ऊपर, और फिर पेट्रोल बम भी मारे गए, खवातीन को आगे किया गया। तो ये एक इन्होंने वो एरिया बनाया हुआ था, नोगो एरिया था लाहौर के दिल के अंदर, और वहां ये कोई पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सर्व करने जाते थे तो उनको हमला आवर हो जाते थे। तो ये बिल्कुल इन्होंने सीक्रेसी के अंदर ये किया मामला जो भी किया, और इसका अब जो शवायद इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें तो कोई अब शक की बात नहीं है। जिन लोगों को इमरान खान खुद पॉइंट आउट करके कह रहे थे कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, ये कौन है, ये एजेंसियों के बंदे, वो बंदे भी पीटीआई के निकल आए, उनका सोशल मीडिया भी निकल आया पीटीआई का, उनके खानदान वालों ने भी तस्दीक कर दी कि ये तो हमारा लड़का जो है, या ये जो सूट पहन के कोर कमांडर के बाहर जो बंदा है, ये पीटीआई से मौजूद है। तो हर लिहाज से इनका प्रोपोगेंडा जो है वो एक्सपोज हो गया। अब ये नई एक हरकत कर रहे हैं। नई हरकत क्या कर रहे हैं? जिस तरह इन्होंने प्रोपोगेंडा किया कि खवातीन के साथ रेप हो रहा है या वायलेंस हो रहा है, ये उस बुनियाद इस तरह के फेक प्रोपोगेंडा करके ये जीएसपी प्लस को हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस को लिख रहे हैं कि कोई वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो कि बिल्कुल बोगस है। जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जेलों के भी विजिट किए, उन खवातीन से भी मिली, और उन्होंने जीरो वायलेंस की जो है वो दिया है कि कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो ये इनका जो बोगस प्रोपेगेंडा है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। ये इसी तरह आईएमएफ को जब इन्होंने खत लिखे, जी 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 मैं यही चाहूँगा सर, यही नुक्ता मैं ज़रा सेनेटर साहब के सामने रखना चाहूँगा। सेनेटर साहब, सर आपकी जमात इतनी मतलब ख़तरनाक है सर कि आपने इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों को पता नहीं लगने दिया, और इतना ख़तरनाक आपने मंसूबा बनाया हुआ था। और सर अब आप ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं सर। वो कहते हैं दुनिया में, हुकूमत वक्त का कहना है कि दुनिया में भी जो भी फौजी तनसीबात पे हमला करेगा सर, उनके खिलाफ तो फौजी कार्रवाई करेगी ना, इट्स ए प्रैक्टिस। तो आप क्या ह्यूमन राइट्स की बातें लेके आप बैठे? इससे पहले भी उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना आपके जो दो सूबाई थे मिलकर साजिश कर रहे थे शौकत तरीन साहब के साथ कि IMF को रोका जाए, इस मुल्क को आपने कर्जा नहीं देना। तो सर ये एंटी स्टेट जब कार्रवाई होंगी तो फिर तो यही होगा ना सर? हाँ जी, डॉन लीक्स तो स्टेट के हक में बात हुई थी ना, मेमोगेट भी स्टेट के हक में बात हुई थी, विकी लीक्स में जो बातें आई थी वो भी स्टेट के हक में थी। जब हम लोगों ने दुनिया को ये कहा था कि इंडिया में जो उस होटल पे अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस थे, वो भी हमने स्टेट के हक में बात की थी। जब हम लोगों ने अमेरिकन्स को कहा था कि भाई तुम लोग बॉम्बिंग करते जाओ और हम यहाँ पे वावेला मचाते जाएंगे, वो भी स्टेट के हक में बात हुई थी। इसमें तो कोई शक नहीं, हम सारे बहुत स्टेट के हक में बात करते हैं। आपने शुरू में एक बात की थी जो फॉल्स फ्लैग कौन करता है? फॉल्स फ्लैग नॉर्मली वो करता है, जैसे जब इंडिया में होता है तो वहाँ पे जाके कोई टेररिस्ट या पाकिस्तानी तो फॉल्स फ्लैग नहीं कर रहा ना, ये उधर की हुकूमत वक्त जो होती है ना वो कर रही होती है। ठीक है, अब इस तरफ अगर आप जाएं तो आप उससे पहले की स्टेटमेंट्स देखें। अगर आप पिछले 1 साल की स्टेटमेंट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट्स कैसे बदल रही हैं, जिनमें से 3, 4, 5 इनके जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडरशिप, जिसमें मैं मरियम नवाज की बात करूंगा, जिसमें मैं राना सनाउल्लाह की बात करूंगा, मरियम औरंगज़ेब की बात करूंगा, वो जावेद लतीफ़ साहब की बात करूंगा, एंड सो ऑन। 1-2 हैं, मतलब देयर आर सम जिनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आता तारा है, ही इज़ यू नो दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन ये बड़े सीनियर लीडर थे और इनकी आप बातें सुने कि ये किस तरीके से कहते थे। ख़ास तौर पर आखिरी 1, 2, 3 महीनों में, ये जनवरी, फरवरी, मार्च की बात है। जनवरी, फरवरी, मार्च में राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, ये याद रखें, ये वो इंटीरियर मिनिस्टर है जिसने खंदकें खोदी हैं बिटवीन केपी और पंजाब बॉर्डर में, जिसने कहा था कि केपी से कोई बंदा पंजाब नहीं आएगा, जिसने लिसानियत की बेसिस पे इस मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की थी।
जिसने पाकिस्तान के शहरियों को पंजाब से डिपोर्ट करने की कोशिश की थी। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं। उसने क्या किया था? उसने कहा था कि हम एक इस लेवल पर आ गए कि या तो इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, और चूंकि ये बात ऐसी हो गई है तो अब हर चीज जायज है और हम इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गैर पार्लिमानी बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी काम भी कर सकते हैं जो मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बाहर हो। तो जब मैं उस चीज को देखता हूं, और ये वो शख्स है जो कहता है कि मैंने आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के लिए स्पेशल पता नहीं 30,000 या कितने हजार मैंने नए शेल्स लेकर आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब लोग जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं, 9 मई को जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और मैं समझता हूं किसी हद तक मैं समझता हूं कि जो बाज लीडरशिप थी, दे फेल टू कंट्रोल द क्राउड, ठीक है। लेकिन उसमें मैं जब चीजें देखता हूं तो मैं देखता हूं यास्मीन राशिद साहब की 2 वीडियोस वायरल होती है, एक में वो सबको मना कर रही है और एक में कह रही है उन 2 लोगों को, चाहे वो पीटीआई के थे या चाहे वो प्लांटेड थे, उनको उन्होंने कहा था इनको वहां से बाहर निकालो, और ये चीज रिकॉर्ड पे आप चीजें। अच्छा, फिर इसमें आप ये भी देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ है कि जो कराची में एक पीटीआई वर्कर ने बस के साथ खड़े होकर, ये जो ग्रीन बस या जो भी थी उसके साथ खड़े होकर कहा है कि ये बसें हमने नहीं तोड़ी, ये पुलिस वालों ने खुद तोड़ी हैं, और वो आगे वो देखो वो जो वैन है पुलिस वालों की, उसको पुलिस वाले खुद आग लगा रहे हैं। इस तरीके से और जगहों पे बहुत सारी शवायद है, लेकिन इसमें गलतियां हुई होंगी, आई एम नॉट डाउटिंग दैट थिंग, ठीक है। और सर एक मिनट हटिए, आप रिस्पॉन्ड कर ले, पहले मुझे कर लेने दे। मेरे लिहाज से आप इसको, और मैं ये समझता हूं ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पीडीएम ने किया है। मेरे लिहाज से इसकी तहकीकात फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। मेरे लिहाज से जैसे अमेरिका में जब कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ था, उसी तरीके से 1.5 साल में जिस तरीके से उन लोगों ने एक एक चीज को तहकीक किया, हाँ, जो उसमें पकड़ा जाए, चाहे उसमें डॉक्टर हुमायूं पकड़ा जाए, चाहे उसमें राणा साहब पकड़े जाए, चाहे उसमें इफ्तिखार साहब पकड़े जाए, उनको करारवाद की सजा मिलनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक सर, क्योंकि अहम नुक्ते पे आप लेके हैं राणा, ब्रेक के बाद मैं आपका रिस्पॉन्स पे लेता हूँ, छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कीजिए जो सेनेटर साहब ने बात की, और साथ में सर कुछ बजट के वाले से भी बताइएगा। IMF प्रोग्राम मिल नहीं पाया, अगरचे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि शायद इस महीने हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जो उनके पास एक सरप्राइज़ मौजूद है। सर को प्लान बी भी है, आप तो उनकी टीम का हिस्सा हैं, हुकूमती टीम का, सर कुछ आपके साथ भी शेयर किया होगा। लोगों को अगर जल्दी बता देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, जी प्लान बी बड़ा अच्छा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जमात जो है और इसके जो लीडर हैं, ये सियासत ही मुनाफकत के ऊपर करते हैं। अब यही वो लीडर था जो प्लस्तर बांधे हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जब रेंजर्स ने इनको गिरफ्तार किया तो उस वक्त इन्होंने चलना शुरू कर दिया, और उसके बाद इनकी टांगों की इंजरी बिल्कुल ठीक हो गई। एक जो है मेडिकल रिपोर्ट नहीं ये दिखा सके कि जहां इनके जो गवर्नमेंट अदारे की हो, और अपनी प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट पे इन्होंने सियासत की कि मुझे गोलियां लगी हैं। आलमी साजिश का झूठा बयानिया 6 महीने बेचा इन्होंने, अवाम को बेवकूफ बनाया, नफरत के बीज बोए, और किस तरीके से इन्होंने जो है ये इसी तरह जो है वो शहबाज गिल साहब का कहा गया कि जिनसी ज्यादती हुई है, किसी मेडिकल रिपोर्ट में वो नहीं आई। अभी ये पूरी दुनिया के अंदर ये खवातीन के साथ ज्यादती और वायलेंस का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जो कि इनका झूठा साबित हो गया। तो इनकी कौन सी, अब ये कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं थे, ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये हमने नहीं किए, ये तो किसी और ने कराए हैं, ये फॉल्स फ्लैग। भाई ये जमात जो है ये झूठ, प्रोपोगेंडा और झूठ से शुरू होती है और खत्म भी वही होती है। आज भी यही इनका मसला है कि अब इतने ज्यादा शवायद आ चुके हैं कि किस तरीके से इनको हदायत दी गई कि आप यहां इन इलाकों में पहुंचे, किस तरीके से वो पीटीआई के कारकुन खुद गवाहियां दे रहे हैं कि क्या होता है। इनके सोशल मीडिया का बंदा गवाही दे रहा है कि किस तरह इनको ट्रोलिंग सिखाई जाती थी, बदतमीजी सिखाई जाती थी, किस तरीके से ये हमलावर होते थे, जर्नलिस्ट पे हमलावर होते थे, न्यूट्रल जर्नलिस्ट पे इनको थापियां मिलती थी इस काम के ऊपर। तो अब ये पार्टी बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो इनका कल्ट है, जो कल्ट फॉलोवर इनका है, उनको ये बताएं जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बेचना है वो शायद मान जाए,
बाकी और कोई नहीं मानेगा। देखिए IMF की जो बात है, जो आपने बजट के बारे में पूछा, देखें ये बजट जो है इसके अहदाद जो हैं वो IMF के साथ शेयर किए गए, उनके साथ हमारी डिटेल्ड मीटिंग्स होती रही, ऑनलाइन डेटा शेयरिंग होती रही, FBR की इंटरैक्शन हुई, फिर ये बजट तश्कील दिया गया है। तो हमारी पूरी उम्मीद है, वजीर आजम साहब उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हम समझते हैं कि 9th रिव्यू जो है वो 30 जून तक अनाउंस हो जाना चाहिए। देखें अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होता तो जाहिर सी बात है हुकूमत ने हर लिहाज से वर्किंग अपनी की हुई है। अभी भी नवंबर से IMF तो नहीं हुआ, लेकिन हमने सरवाइव किया है। तो हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट चीन की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बता देना सर, को चीन की तरफ जाने का प्रोग्राम है, बेल आउट कहां से मिलने वाला है, कुछ थोड़े से। हुकूमत का ऑफिशियल स्टांस ये है कि हम IMF प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो मुकम्मल हो और हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट अप कर ली। ये हमारा ऑफिशियल स्टांस है और हम ऑफिशियली ये कहते हैं कि इस मुल्क को अगले फाइनेंशियल ईयर में 24वां प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर शामिल होना चाहिए, और उसके लिए भी हमारी अब तक जो डेटा हमारे वो प्लान बी की जरूरत। दूसरी तरफ आपके वज़ीर ख़जाना ये भी फरमा रहे हैं कि अब IMF हमारे साथ सियासत कर रहा है, गोया कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन सेनेटर साहब अब आप सर कुछ तो थोड़ा सा हुकूमत वक्त की तारीफ करें ना, देखें ना वो रूसी तेल लेके आ गए ना, हम 1995 का पड़ा हुआ मुआहदा कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ ट्रेड शुरू हो गई सर। तो कम अज़ कम आप भी इसका तो कहते थे कि शायद इनिशिएट आपने किया था रूसी तेल लाना, बट लेके हुकूमत आ गई, तो आपको लगता नहीं कि वेल डन, गुड, जबरदस्त। और प्रोपेगेंडा कितना देखिए इस तरह है कि मैं आपको बता देता हूँ ना, प्रोपेगेंडा का भी बता देता हूँ, ज़रा हाथ हौला रखो भाईजान। इस तरह है कि इन्होंने बात की थी कि हर एक आदमी आके गवाही दे रहा है, जो जेल में है वो जेल से निकलते हुए गवाही दे रहा है। गवाही तो इसहाक डार ने भी दी थी, एक एक चेक का जिक्र किया था, आप हुदैबिया में चले, एक एक अमाउंट का जिक्र किया था, एक एक राउटिंग का जिक्र किया था। वो चेक भी मौजूद है, वो राउटिंग भी मौजूद है, वो सब कुछ मौजूद है। वो दबाव में था सर, वो कहते हैं दबाव में नहीं, ये लोग दबाव में नहीं होंगे। हाँ, जो जेल में बड़े हुए, जो जेल से निकल रहे, जिनकी कम से कम वहां पे कुछ ना कुछ छितरौल हुई होगी या कुछ हुआ होगा, वो बिल्कुल दबाव में नहीं है। वो तो वाकई दबाव में है। दबाव सिर्फ और सिर्फ इसहाक के ऊपर था और किसी के ऊपर दबाव नहीं है। आई एग्री विथ यू, ठीक है। आई रेस्ट माई केस जब आप ये कहते हैं, मुझे उसके बाद आगे कहने की जरूरत है। अच्छा, नंबर 2, उस खानदान के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है कि जिनके वो जो लॉयर है जिसके कत्ल में उसकी बीवी कहती है ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ उसको भी मारा है और मुझे भी मारना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि यार ये तो इमरान खान के ऊपर केस करो। उसके बेटे ने FIR करवाई है ना सर, उसकी बीवी क्या कह रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है, वो भी तो सुन ले ना। सही सही, सारी चीजें सुन ले। देखिए बात ये, अभी तो वो कहते हैं ना जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जरा लोगों को बाहर आने दे। मैं आपको बहुत सारे लोगों ने देखे, इस वक्त एक खौफ का आलम है लोगों के ऊपर, लोगों को जरा बाहर आने दे, लोगों को जरा बात करने दे। कितने लोगों ने बातें कही हैं कि उनके साथ क्या 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 नहीं हुआ, ठीक है, आने दे, पता चलेगा। जरा रिलैक्स हो, आप भी इधर है मैं भी इधर ही हूं। अब बात आ जाती है किस पे? बजट पे। ये लोग कहते हैं कि IMF हमसे पॉलिटिक्स कर रहा है या IMF हमारे साथ कुछ कर रहा है। आपको पता है इस बात का कि इंटरनेशनली इसहाक डार के ऊपर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि वो सब समझते हैं कि इसहाक डार, ये मैं इंटरनेशनली लोगों की बात बता रहा हूं, ये मैं PMLN के अपने फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट के भी बात बता रहा हूं। उन सबको पता है कि इसहाक डार फिगर फजिंग करता है। दैट इज वाई। नहीं, मैं मिसाल देता हूं, आप 7 ट्रिलियन का अपना डेट सर्विसिंग कर रहे हो, आप 6 ट्रिलियन का डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे ये 6 ट्रिलियन कोई मुझे देगा तो मैं ये डेफिसिट वो करूंगा। फिर आप, अच्छा, फिर आप कोई रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हो। आपका जो रिटेल सेक्टर है वो 20% ऑफ द GDP वो शेयर करता है बिजनेस में, लेकिन वो टैक्स लेस देन 1% दे रहा है। आपने उनके ऊपर कोई वो टैक्स लगाने की कोशिश नहीं की। सही। आपका जो आपका क्या कह सकते हैं उसके लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनमें आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे।
हालांकि लैंड रिफॉर्म्स में कितनी बड़ी बड़ी जमीनें लोगों के पास है, कोई वेल्थ टैक्स नहीं है। आपने देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 मिनट सब्र कर ले, 1 मिनट देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 लाख से 30 लाख नए टैक्स पेयर्स को लेकर आए थे, टैक्स रेट बढ़ाया था। और पिछले साल मार्च में इन्होंने ये तजवीज़ात दी थी कि तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से अगर ये उनको टैक्स कर देते तो ये इस दफा 18 से 22 ट्रिलियन के दरमियान में ये रेवेन्यू कमाते, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? 3 सवालात सर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, एक तो ये बताइएगा, मैं नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, राजा रियाज साहब के जिन्होंने 2023 का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना है सर, इन लोगों को आप डील के जरिए सर जेलों से बाहर निकाल रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और फिर आपके जो PDM की हुकूमत है सर, उनके सरबराह आज बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। अब तो बजट पेश कर चुके हैं, प्लान बी भी इन प्लेस है, कोई मसाइल नहीं है फाइनेंसिस के भी। अभी भी इलेक्शन के बारे में अजीब सी कन्फ्यूजन है सर कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कम से कम लोगों को इस पर तो क्लैरिटी दे दें सर। देखें, हमारी हुकूमत तो अगस्त में ख़त्म हो रही है और ये पॉसिबल नहीं है कि इस हुकूमत को एक्सटेंड किया जाए। अगर मिसाल के तौर पे किसी इमरजेंसी की बुनियाद पे 2 सूबों में सर हो चुके हैं एक्सटेंड, निगरान बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, देखें, अगर जो है ये वफाकी पार्लियामेंट को अगर एक्सटेंशन दे भी दें तो सूबों को तो एक्सटेंशन नहीं मिल सकती ना। तो ये चीज़ वर्केबल नहीं है। मेरे ख्याल से अगस्त में जो है हमारी हुकूमत एग्जिट कर जाएगी और फिर केयर टेकर सेटअप जो है वो 60 या 90 दिन के लिए आएगा और फिर इलेक्शन जो हैं अक्टूबर नवंबर में हम देखें। देखें, बाकी जो राजा रियाज साहब बात कह रहे हैं, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग आज इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि PTI ने जो किया वो ठीक किया और उसके एविडेंस मौजूद हैं कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट PTI की 9 मई के इंसिडेंट्स के अंदर थी और वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको वो फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनका राइट है कि वो करें, लेकिन जिन लोगों जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं पब्लिकली सर, वो शामिल नहीं है। इसका मतलब तो ये ना घर जा रहे हैं ना, यही लोग पूछना चाह रहे हैं कि जिन्होंने कंडेम किया है। देखें, अगर एक नेचुरल सी बात है, जो लोग समझते हैं कि 9 मई को गलत हुआ है और PTI उसके लिए जिम्मेदार है और उनका ख्याल है कि इस चीज के साथ हमें लिंक नहीं होना चाहिए या इस तरह की सियासत के साथ वो नहीं यकजहत और उससे अलहदगी पसंद करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ, और उनका कोई रोल भी नहीं है, उस तरह का रोल नहीं है कि प्लानिंग के अंदर या अबेटमेंट के अंदर या एग्जीक्यूशन के अंदर, तो डेफिनेटली उन लोगों को जो है क्योंकि वो यही इसी मुल्क के सियासतदान है, उनको रियायत दी जा रही है। लेकिन जो समझते हैं कि ये ठीक हुआ है और ये PTI के साथ हम खड़े हैं और जो PTI ने किया है वो ठीक किया है, तो फिर डेफिनेटली वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतेंगे। हमने भी जो है पार्टी की स्टांस के साथ हमारी लीडरशिप खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रही है, लेकिन हमारी लीडरशिप फर्क सिर्फ ये था कि हमने आग नहीं लगाई, फौजी तनसीबात को हमला नहीं किया। तो यहाँ जो है मेरे ख्याल से रेड लाइन क्रॉस हुई है और बड़ी सवेर रेड लाइन क्रॉस हुई है, तो लोग उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। तो सेनेटर साहब, इनफैक्ट देखें ना, अब आप पे तो कोई दबाव नहीं है ना, आप तहरीक इंसाफ में आज हैं, कल भी हैं और आगे आने दिनों में भी रहेंगे। तो जिन लोगों ने सर कुछ किए है उनके साथ तो फिर वही होगा ना जो रियासत का कानून है सर। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उन लोगों ने जिनको आपने 5 मरतबा आपने एक दफ़ा पकड़ कर कोर्ट ने कहा छोड़ दो, आपने दोबारा पकड़ लिया कोर्ट ने कहा छोड़ दो, आपने तीसरी बार पकड़ लिया कोर्ट ने कहा छोड़ दो, आपने चौथी बार पकड़ लिया कोर्ट ने कहा छोड़ दो, आपने 5वीं बार पकड़ लिया कोर्ट ने कहा छोड़ दो, लेकिन आपने छोड़ा तब जब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना साहब कह रहे थे कि इत्तलात आ रही थी कि बाहर जाएंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे ना। ये तो प्रिजम्पशंस पे है ना, ये तो MPO जो है वो है प्रिजम्पशन पे। ये 1936-37 का वो कानून है जो इंग्लैंड में बना था ताकि वो दूर से बैठकर के दूर के मुल्क को काबू में करे। ये तो वो कानून है, ये तो वो कानून है जो 1991 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किए थे अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। ये तो वो कानून है जो इन्होंने 1996-97 में भी इस्तेमाल किए थे।
देखिए ये इनका वतीरा है कि वो इस किस्म के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि ये जो इलेक्शंस और बातें, अगर ये इलेक्शंस करवाने वाले होते तो ये 2 सूबों में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा लेते हैं। आपने शुरू में मौलाना साहब की बात की जी। ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे। ये इलेक्शंस इसलिए नहीं कराएंगे कि इनको पता है कि आज इलेक्शंस करा ले 70 से ज्यादा परसेंट, ये देखिए ये 2/3 नहीं है, ये 3/4 है। 2/3 नहीं, 3/4 हिस्सा पार्लियामेंट में पीटीआई का आएगा। अब अगर उसमें आप आईपीपीज ले आए, देखिए जो मर्जी है ना, देखिए ताकत, ये लोग कहते हैं ना, जब जहांगीर तरीन की बात करते हैं, जब बाकी लोगों की बात करते हैं, जहांगीर तरीन साहब मुशर्रफ के ज़माने में सीट जीते थे, उसके बाद कोई सीट नहीं जीते, फिर पीटीआई में सीट जीते थे। जहांगीर तरीन साहब एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनका वोट नहीं है। वोट अगर वो कहते हैं कि वो पीटीआई के लिए लोगों को लेकर आते थे, तो आपका जो प्रोड्यूसर है वो मुझे लेकर आता है, मैं तो आपके लिए आता हूं। कल को प्रोड्यूसर कहते कि यार ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है, भाई वो तो आपकी वजह से हो रहा है, एंकर पर्सन की वजह से प्रोग्राम होता है कि नहीं है? तो वो ही इज जस्ट प्रोड्यूसर, एक किस्म का कर ले या जो कर ले, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन असल जो शो है वो तो हीरो का है, वो तो अबुल कासिम का है। लेकिन अबुल कासिम से मुझे याद आया कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो आप और मेरी क्या मजाल के उसको इज्जत ना दे। अबुल कासिम किसकी कुनियत में से है? ये भी जाहिर सी बात है, बड़ी हस्ती है रसूल पाक के लिए, ठीक है। इसको भी अबुल कासिम, कासिम का बाप, कासिम के अबू, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको एक बता रहा हूं, जब आप ये कहना चाहते तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारा कप्तान, फिर मैं कहूंगा जब उनको रेफर करूंगा मैं कहूंगा कि हमारा हीरो। वो कहते इतनी बड़ी अजीम हस्ती के साथ जब उनको कंपेयर देखो मेरी बात सुनो, उसमें हंसना क्या है? हंसना ये है कि हम में से हर एक उसको अपने सामने नमूना बना के उसके साथ कंपेयर करे कि यार इस रंग में क्यों ना मैं रंग ढाल लूं, अपने आप को उस तरह क्यों ना करो। सहाबा क्या करते थे? सहाबा क्या करते थे? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, देखिए असल बात यह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जब तक अबुल कासिम है, जब तक अबुल कासिम है, इनको डर लगा हुआ है कि ये लोग एक सीट नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं? वही जिसको ये चीनी चोर कहते थे उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। देखेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तारीख पता है कि नाज़रीन यहीं पे इस सेगमेंट का अख्ताम करते हैं और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक शदीद समंदरी तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा है, कितने मुअस्सर इक़दाम किए गए हैं वहाँ पे जानी और माली नुकसान को कम से कम रखने के हवाले से, इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंसानी जान बचाना सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को वहां से निकाला जाए। सिजावल के तालके हैं हमारे जाती, शाहबंदर और खारोछाड़, इन 3 में जो एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन है वो है 53,522 लोगों। ये समझ लें 60,000 लोग। केटी बंदर में तकरीबन 14,000 है। जो घोड़ाबारी तालका है उसमें 7,750 लोगों को हमने इवैक्यूएट करना है। अल्लाह करे ज्यादा नुकसान ना हो लोगों के घरों को, लेकिन इतनी तेज सीवियर साइक्लोन और विंड्स में लोगों के घरों को नुकसान होगा। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। बहर अरब से उठने वाला समंदरी तूफ़ान अब भारतीय और पाकिस्तानी साहिल की तरफ बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि 14 जून को कहीं एक कराची के साहिल से मुमकिन तौर पर टकरा सकता है। इस दौरान ख़ुद वज़ीर आला सिंध ने फरमाया है कि 53 से 60 हज़ार लोग हैं कि जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। इस हवाले से कितने मौसर इक़दाम किए हैं सिंध हुकूमत ने, हमारे साथ मौजूद हैं साहिल समंदर कराची से हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर, उन्हीं के पास जाते हैं। महराज कुछ बताइएगा, हिफाजती इंतजाम और बाकी चीज़ें इन प्लेस है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कराची में बहुत सारी मखदूश इमारतें भी हैं जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, फिर शदीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो क्या अरेंजमेंट्स हैं? उम्मीद रखें कराची के लोग के ज़्यादा नुकसान नहीं होगा?
जी देखिए, बिल्कुल बहरे अरब में जो उठने वाला समंदरी तूफ़ान है वाइपर जॉय, ये तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताई गई बात है उसमें यह है कि तकरीबन ये शुमाल की जानिब जो है गुज़िश्ता 13 से 14 घंटों से इसका सफ़र तेज़ी से जारी है। तो उस पर जो है उनका अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 14 और 15 जून को ये समंदरी तूफ़ान जो है टकराएगा केटी बंदर या फिर भारतीय गुजरात से। बहरहाल मैं इस वक्त सीव्यू के साइल पर मौजूद हूँ। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत ने अभी तक क्या इक़दाम किए, तो अभी तक जो भी हुकूमत के जानिब से इक़दाम किए गए हैं वो ज़बानी और कलामी जो है वो अभी तक सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहर में कोई 40 के करीब ऐसी इमारतें हैं मखदूश और पुरानी जो कि समंदरी तूफ़ान या फिर तेज़ हवाओं के बायस या आंधी के बायस जिनको नुकसान पहुँच सकता है, तो उनको खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ हमें शहर में नज़र नहीं आया कि वो 40 इमारतें अगर हैं तो वो कहाँ पर वाक़ हैं। इसकी डिटेल्स अभी तक जो ना तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फराहम की हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई उनकी ख़ास तौर पर निशानदेही की गई है। दूसरी जानिब जो सीव्यू का साहिल है और इसके साथ हॉक्स बे का जो साहिल है, पैराडाइज पॉइंट है, इन तमाम जो साहिलों को जो है यहाँ पर पब्लिक ना जाए इसके लिए दफ़ा 144 पहले ही नाफिज कर दी गई थी और अब पुलिस की नफरी मौजूद है जो कि शहरियों को समंदर के पास जाने से रोक रही है। लेकिन सीव्यू पर आके हमने ये देखा कि उसके बावजूद भी बहुत से लोग चोरी छुपे यहाँ पर आ रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या तस्वीरें बनवाने के लिए। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में यहाँ पर जो बुलंद इमारतें हैं, कराची में ख़ास तौर पर वहाँ पर बिलबोर्ड्स जो हैं वो बहुत देवहिकल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। माजी में भी बारिशों में, आंधी में और तूफ़ान में वो गिरे हैं और उससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है और जानी नुकसान भी कई दफ़ा रिपोर्ट हुआ है। तो इसका भी ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि तमाम बिलबोर्ड्स को जो है फौरी तौर पर हटाया जाए। छोटे गोट हैं और कुछ जज़ायर के ऊपर जो जजीरे हैं छोटे जहाँ पे आबादी हैं उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है, उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं? जी बिल्कुल, देखें जी इब्राहिम हैदरी का जो इलाका है साहिली पट्टी है, इसके साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे जज़ायर मौजूद हैं और यहाँ एक हमारा जो बड़ा जजीरा मनोड़ा है मौजूद है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी आबादी रहती है। तो वहाँ पर भी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो छोटे जज़ायर हैं जो कि इब्राहिम हैदरी और इसके अतराफ़ के समंदर में हैं, वहाँ से लोगों को नकल मकानी जो है करवाई गई है। उनको लांचों के ज़रिए जो है वो महफूज मुकामात तक पहुँचाया जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो माहीगीर समंदर में निकले हुए थे या करीब में शिकार कर रहे थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है और उन्होंने भी अपनी जितनी भी बोट्स थी उनको साइड लोगों को निकाला गया, इनके लिए कोई कैंप्स बनाए गए, इनको कैंपों में रखा जा रहा है या बस उनको वहां से निकाल देंगे सिर्फ? देखिए जी, अभी फ़िलहाल तो उनको वहाँ से निकालने का अमल किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसे कैंप्स नहीं लगाए गए हैं और जो हमारी इतलात हैं, जो आज ये सीएम साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि हमें ये मसाइल दरपेश है और हम इस तरह से इस समंदरी तूफ़ान से निपटने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो मुताल्लिका अफसरान हैं ठट्टा के, अंदरूनी सिंध के या कराची, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है नाज़रीन, इसी पर आज ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।